Assalamu alaikum नाज़रीन this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. नाज़रीन पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था यूनिटी फूड्स को. In fact, Unity Food was one of the item and we discussed the food inflation and general inflationary situation in Pakistan. और हमने डिस्कस किया था कि because of the global commodity pricing super cycle पाकिस्तान की मईशत पर किस तरह के असर पड़ने जा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, और एक आम शख्स को अ कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कि गवर्नमेंट अगर ये जो लेवीज़ हैं, ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं जिसकी बात IMF ने की है वो आगे पास ऑन कर देती है तो मईशत पर, लिस्टेड सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ने जा रहा है. ऐसी सिचुएशन के अंदर एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को जो है वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एंड व्हाट आर दोज स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड द सेक्टर्स के जिनमें एंट्री देने से पहले दो दफ़ा सोचना चाहिए, और वो कौन से सेक्टर और स्टॉक्स हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं. और अगर आपने कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म बनानी ही है तो फिर आप किन बातों का ख्याल रखें. इन सब बातों को डिस्कस करेंगे हम एहतशाम के साथ. He is a known technical analyst. Ehtisham, welcome to the show. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम सानी भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. वेलकम. एहतशाम, एक जनरल सी परसेप्शन है पाकिस्तान में कि महंगाई अभी आई नहीं, इससे ज़्यादा आया चाहती है. और इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसिंग का सुपर साइकिल चल रहा है 2 साल से, तो दिस इज़ कंटिन्यूइंग एंड पीपल से कि दिस शुड कंटिन्यू अनअबेटेडली. सो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए एक जनरल सा पर्सपेक्टिव दे दें कि ग्लोबल मार्केट्स में ये जो कमोडिटी प्राइसिंग इस पे रन आया हुआ है ये पास में कितनी दफ़ा हुआ है, और recent present में when you look at oil, when you look at palm oil, especially those commodities जिनका पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक़ है, उस पे आपकी क्या स्टडी है? जी सानी भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने. देखिए अभी सिंस के पाकिस्तान हेवली ऑयल इंपोर्टेड इकोनॉमी है और हमारे पास जो लोकल इन्फ्लेशन है वो हेवली लिंक्ड है जो इंटरनेशनल और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में जो भी कुछ हो रहा होता है उसका डायरेक्टली हमारे लोकल इकोनॉमी के ऊपर असर आता है. और अभी हाल फिलहाल में आप ये बातें भी सुन रहे होंगे कि ऑयल प्राइसेस को पास ऑन करना जो कि एक इस वक्त एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है, और ख़ास तौर पे IMF की गाइडलाइन के हिसाब से जो हमें पास ऑन करनी है कमोडिटी प्राइसेस उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है. बट अगर हम इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है. इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव कर रही हैं, और प्राइसेस जो ख़ास तौर पे लास्ट ईयर जून ऑनवर्ड्स एक सुपर बुल रन के अंदर एंटर हुए थे वो कंटिन्यू करते चले गए. और उसके साथ ही साथ यूक्रेन और रशिया की वॉर आ गई जिसने उसके अंदर और कैटलिस्ट ऐड कर दिया और उसमें और ज़्यादा हमें तेज़ी नज़र आ गई. तो इसी वजह से अगर हम बात करें कि लोकल इन्फ्लेशन का, तो ख़ास तौर पे जब अगर हम सिर्फ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी लोकल इकोनॉमी पे बड़ा गहरा आता है. और ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली आपने देखा कि पिछले 6-7 महीने के अंदर मोर देन 60% का एक इंक्रीज प्राइस के अंदर आया, और ख़ास तौर पे यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद हमने एक शार्प अपसर्ज उसके अंदर देखा. बट द गुड पार्ट इज़ कि हमें ऐसा लगता है कि जो एस्केलेशन हुई थी और जो टेंशन हुई थी और उसके बाद जो हमें एक रिएक्शनरी प्राइस मूवमेंट नज़र आई स्पेशली बिकॉज ऑफ द सप्लाई डिसरप्शन, वो अगर हम सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर नज़र डालें तो हमें नज़र आता है कि वो किसी हद तक अब सॉफ्टनेस की तरफ हम उस पर बढ़ने लगे हैं. और जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है हम जैसी इकोनॉमी के लिए जिस पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है. और ऑलरेडी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर इन्फ्लेशन में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ. और ऑल दो कि अगर गवर्नमेंट ये पास ऑन कर देती है जो इस वक्त रुकी बैठी है तो उसका एक लैग इफेक्ट भी हमारी इकोनॉमी के अंदर नज़र आएगा. हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को लेके वो ऐसा नज़र आता है कि जो प्राइस
एस्केलेशन के वक्त बढ़ी थी और 138 $139 पर बैरल ऑयल की प्राइस ने टच किया था, वहां से जो सॉफ्टनेस 100 और $110 के बीच में कंसोलिडेट कर रही थी, हमें लगता है कि वो एक डाउनवर्ड करेक्शन कंटिन्यू करेगी ऑयल के अंदर, और अनदर कोई $10 to $15 की सॉफ्टनेस हमें नज़र आती है, स्पेशली अगर हम सिर्फ ब्रेंट ऑयल की बात करें और इसका फ्यूचर आउटलुक हम देखें, तो एटलीस्ट हमें किसी हद तक एक रिलीफ मिल सकता है। ऑल्दो लास्ट ईयर के मुकाबले में प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, बट जो रीसेंट हाइक है वहां से हमें एक करेक्शन नजर आती है ऑयल प्राइसेस के अंदर। सेम गोज टू ट्रू फॉर द पाम ऑयल, बिकॉज हमारा इन्फ्लेशन जो है इज हेविली लिंक्ड विद द एडिबल ऑयल एंड द पाम ऑयल, और हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है उसका एक बड़ा गहरा असर होता है पाम ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। राइट। और पाम ऑयल की प्राइसेस को अगर हम देखते हैं तो हमारे इसके फ्यूचर्स के अंदर नजर आ रहा है कि एक टेक्निकली एक डबल टॉप सिचुएशन बन गई है, और वो डबल टॉप सिचुएशन ये हमें बताती है कि गोइंग फॉरवर्ड हमें एक पाम ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी सॉफ्टनेस नजर आ रही है। तो ऑल इन ऑल ये दोनों इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली एक एलिमेंट है जो कि हमारे इकोनॉमी में डायरेक्टली इन्फ्लेशन को हिट करते हैं, और इन दोनों जगहों पे ही हमें सॉफ्टनेस नजर आ रही है। हाँ, जो पिछला बुल रन जो था वो गवर्नमेंट किस हद तक पास ऑन करती है और उसका इफेक्ट क्या आता है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट राइट नाउ जो हाइक हमने इंटरनेशनल मार्केट्स की प्राइसेस के अंदर देखी, उसके अंदर हमें इमीडिएट बेसिस के ऊपर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर सॉफ्टनेस नजर आ रही है। ओके, ग्रेट। अच्छा देखिए, एक और चीज़ है सीमेंट की प्राइसेस, जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप कोल की कीमतों से है। सो हाउ डू यू लुक एट कोल? अच्छा, कोल की भी अगर हम बात करें तो कोल पे रीसेंट हाइक हमने देखा था कि एक अच्छा एक रन बना था, और उसके बाद उसमें सॉफ्टनेस नजर आई। तो खास तौर पे अगर हम कोल प्राइसेस के अंदर भी देखें तो ओवरऑल इन जनरल जो ट्रेंड हमें ऑयल प्राइसेस के अंदर नजर आ रहा है कि एक सॉफ्टनेस वहां पे हमें नजर आ रही है। कोल के अंदर भी गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि एक अच्छी माइल्ड डाउन और एक करेक्शन हमें नजर आ सकती है। ओके, ग्रेट। सो ऑल दोज कमोडिटीज़ जो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट एक ऑर्डनरी सिटीज़न ऑन द स्ट्रीट उसको डायरेक्ट इम्पेक्ट करती हैं, उसमें यू हैव अ व्यू कि एक सॉफ्टनेस देखी जा सकती है डाउन द रोड। कैन वी से 3 to 6 months? यस। ये एब्सोल्युटली 3 to 6 मंथ, बिकॉज हमने जो रन देखा वो पोस्ट कोविड ही रन देखा था, एक मेगा बुल रन था उसके अंदर, और वो तमाम के तमाम रन्स जो हैं हमने देखा कि अपने पीक के बाद उसमें मजीद नए हाइज नहीं लग रहे, एंड रादर वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ आ गए। और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स अगर आप इस पे नज़र डालें तो आप ये देख सकते हैं कि ये लोअर लो पैटर्न इसमें बनना शुरू हो गया है, विच इज़ टेक्निकली अ बेयरिश साइन। ऑल्दो ये बड़ा अर्ली साइन है, बट एटलीस्ट जो एक हम मेगा सुपर रन देख रहे थे कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, उस पे एक पहली इंडिकेशन हमें मिल गई है कि ये सॉफ्टनेस स्टार्ट हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, याद रखिएगा सानी भाई कि ये सेम ट्रेंड हमने ऑयल प्राइसेस के अंदर भी देखा था। जब ये एस्केलेशन हमारी रशिया और यूक्रेन की थी, उस वक्त हमें ये लोअर लो पैटर्न नजर आया था ब्रेंट ऑयल के अंदर, और उसके बाद हमने देखा कि ब्रेंट ऑयल नोज डाइव होके $100 से भी नीचे चला गया था। ठीक है, तो सेम गोज ट्रू विद द व्हीट प्राइसेस, आपका एडिबल ऑयल प्राइसेस, जो कि हमारी मईशत पे डायरेक्टली असर करते हैं और हेवली लिंक्ड है हमारी फूड इन्फ्लेशन से। वहाँ पे रीसेंट हाइक के बाद हमें सॉफ्टनेस नजर आ रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जो मनी सप्लाई के इश्यूज़ हैं, इसका भी तो वास्ता है फूड इन्फ्लेशन से। इसका कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी निगाह में? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मनी सप्लाई इन जनरल काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो जो हमारी एक एवरेज इन्फ्लेशन थी जो 8 से 9% के बीच में कंसोलिडेट करती थी, वो पिछले कुछ महीनों में बढ़ के 11% के करीब करीब वो आ गई है। और जिस तरह से रुपी डॉलर पैरिटी हमने देखा है कि ओपन मार्केट में $200 को भी क्रॉस कर गया है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब आपके रुपए की कदर कम होती है तो ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट आपके पास नजर आ रहा होता है। यहाँ पे एक बात जो देखने की है वो ये कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो किस हद तक इस प्राइसेस को लोकली पास ऑन कर सकते हैं, बिकॉज उनकी एबिलिटी पास ऑन करने की भी एक लिमिटेड है।
तो हमें ये देखना होगा कि वो उस इंटरनेशनल प्राइसेस को किस हद तक लोकली पास करते हैं, कितना हिट जो है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे लेते हैं और कितना जो ये बोझ है ये आवाम के कांधों पे डालते हैं। एहतशाम, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, ये बताएं कि जो इंटरेस्ट रेट है इसके बारे में नाउ देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि ये शायद 15% के आसपास स्टेबल होगा, और फिर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वंस द इंटरेस्ट रेट इज़ स्टेबलाइज्ड एट 15%, फिर गवर्नमेंट कोई 8, 10, 15 साल के PIBs 17, 17.5% पर देकर ये जो प्रेशर है एवरी 15 डे ऑक्शन का, इसको ईज़ ऑफ करना चाह रही है। और उसके बाद गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स मार्केट में जाके पाकिस्तान के जो है यूरो या डॉलर डिनोमिनेटेड जो बॉन्ड्स हैं उसको लॉन्च करने का इरादा रखती है। सो व्हाट इज़ योर व्यू एज एन एनालिस्ट कि ये पाकिस्तान ने यही वाली स्टैंडर्ड मेडिसिन है, पिल है, जो टाइम एंड अगेन ली है, बट नॉट अंडर द सर्कमस्टांसिस के जब दुनिया में एक ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो, कमोडिटी प्राइसेस का बुल रन हो। सो यू थिंक दिस स्ट्रेटजी इज़ प्लॉजिबल नाउ? आई थिंक इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड है अनफॉर्चुनेटली। और जिस तरह से हमारे डिप्लीटिंग रिजर्व की सिचुएशन है, जहाँ पे हमारा इंपोर्ट कवर इस वक्त 1.5 महीने से भी कम रह गया है, और गवर्नमेंट की इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हम अपने एक्सटर्नल पेमेंट्स को हम ऑनर करें और वो तमाम पेमेंट्स हम इन लाइन करते रहें। प्लस हमारी एक हेवी ऑयल इंपोर्ट का बिल है जो हर मंथ हमारे पास खड़ा होता है। ऑल दो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी टाइमिंग जो है वो बड़ी अनफेवरेबल है, ख़ासतौर पे जहाँ पे आप एक सुपर कमोडिटी साइकिल का पार्ट हैं, और अमेरिका के अंदर भी टाइटनिंग हो रही है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मार्केट, जहाँ पे करेंसी डिवैल्यूएशन का रिस्क भी अपनी जगह पे है। तो ऑब्वियसली टाइमिंग इज़ नॉट गुड, बट हमें देखना ये है कि हमें अपनी पेमेंट्स को ऑनर करने के लिए और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम अपने बोरिंग को फाइनेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द चैलेंज। एंड प्लस अगर हम बात करें कि लोकल इकोनॉमी में PIB आपका जिस रेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इंटरेस्ट रेट का जो आउटलुक है, अभी इन्फ्लेशन का फुली ऑन इम्पैक्ट हमारे पास ऑन नहीं हुआ, स्पेशली अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात कर लें। तो अगर सानी भाई ऑयल प्राइसेस को हम पास ऑन कर देते हैं IMF के निगोशिएशन के बाद, तो इसका जो एक वेव आएगा इन्फ्लेशन का, उसको करटेल करने के लिए डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे ज़्यादा। एंड ऑब्वियसली मॉनेटरी जो एलिमेंट है वो बड़ा प्ले आउट करेगा उस जगह पे। और हमें ये भी देखना होगा कि वो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जिस पे स्टेट बैंक हमेशा फोकस करता है, कि वो जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं, एक्सटर्नल कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो उस वक्त किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर हमें शायद थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए कमोडिटी साइड के ऊपर, जिसमें शायद उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हमें पास ऑन ना करना पड़े। बट सम ऑफ दी अदर, अगर इन्फ्लेशन का आउटलुक हम अगले 6 महीने के अंदर 14 से 15% के करीब देखते हैं, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा देर तक इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर खड़े नहीं रह सकते। अंडरस्टूड। सो व्हाट इज़ योर रीडिंग अबाउट द करेंसी? रुपया कितना अंडर प्रेशर रह सकता है डाउन द रोड 6 to 8 months? आई थिंक करेंसी पे ऑब्वियसली जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़ेंगे। एंड ऑब्वियसली जो इस वक्त जो रिजर्व की सिचुएशन है, जैसा मैंने पहले कहा, और आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की जो सिचुएशन है, लगभग हम कोई 16 से 17 अरब डॉलर साल के करीब करीब ये साल हम क्लोज करने वाले हैं करंट अकाउंट डेफिसिट में। पिछले 9 महीने का तकरीबन 13 अरब डॉलर का हमारा खसारा है। तो ऑब्वियसली करेंसी पे एक नेचुरल प्रेशर है।
बट आई थिंक अगर तो हमें आईएमएफ की तरफ से या दूसरी मल्टीलैटरल एजेंसीज की तरफ से इमीडिएट बेसिस के ऊपर कुछ रिलीफ मिल जाता है, कुछ फंडिंग्स अरेंज हो जाती हैं, तो मुझे लगता है इट शुड स्टेबलाइज विद इन 205 से पहले पहले इसको स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। And what type of timelines are you looking at? देखिए अनफॉर्चुनेटली सानी भाई, हमारा जो एक नेचुरल पाथ था डिवैल्यूएशन का वो था 8 से 9% पर ईयर। Right. बट इस गवर्नमेंट के जो नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद हमने देखा कि वो इम्पैक्ट हमने पिछले 6 हफ्तों के अंदर देख लिया। बट तो बाय द वे ये भी एक फैक्ट है कि पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले ये 5 से 6% था, स्टैंडर्ड फॉर डिकेड्स एंड डिकेड्स, यानी 20-25 सालों में 5 से 6% था। इनके टाइम में 48% 4 सालों में हो गया, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। और उससे ज़्यादा अनयूजुअल मिसफॉर्चुनेटली ये नून लीग का या कोलेशन एरा है। यू राइट। यस एब्सोल्युटली। और अगर अच्छा उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट के बीच में जो एक मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है, अगर हम थोड़ा सा पीछे नज़र डाल लें तो 2013 से हमारी करेंसी जो थी वो मैनेज थी और वो कंट्रोल थी। तो 2013 से 2017 वो 4 साल का लैग भी था, जो पर ईयर 7 से 8% की डिवैल्यूएशन होनी थी और वो नहीं हुई। तो हुआ ये कि जैसे ही हमने उसको फ्री मार्केट के ऊपर हम लेके गए, तो एक तो पिछले 4 साल का लैग इफेक्ट हमें नजर आ गया इमीडिएटली करेंसी के ऊपर, एंड देन जो एक नेचुरल डिवैल्यूएशन है वो भी उसकी प्राइसेस के अंदर हमें नजर आना शुरू हुई। So going forward in the world currencies market, you see any other currency डॉलर के सामने कोई आके करेंसी compete करे और चैलेंज करे डॉलर को? देखिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हो रहा है डे बाय डे। एंड और अच्छा ये भी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि देखिए हमारे तो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे डिप्लीटिंग रिजर्व की सिचुएशन है या हमारा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी करेंसी को वीक करता चला जा रहा है, वो तो है। राइट। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स इंटरनेशनल मार्केट में अगेंस्ट द अदर करेंसीज भी वो स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स इटसेल्फ स्ट्रेंथन हो रहा है और हमारी करेंसी हमारे अपने वीक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वजह से वीक हो रही है, तो उसका भी एक डुअल इम्पैक्ट हमारे ऊपर नजर आ रहा है। तो तो हाउ राइट डू यू नाउ लुक एट द ऑब्वियसली सिचुएशन के यूएस में पहली दफ़ा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है? हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन फॉर ग्लोबल करेंसी मार्केट? देखिए स्पेशली कोविड के बाद सानी भाई जो स्टिमुलस इकोनॉमी को हमने देने की कोशिश की है, उसके बाद हमने देखा कि ऑब्वियसली वो डिमांड जिस लेवल के ऊपर आनी चाहिए थी, वो डिमांड आई। अब ऑब्वियसली उसको किसी लेवल पे कर्टेल करना ज़रूरी था। एक तो सप्लाई डिसरप्शन रशिया यूक्रेनियन वॉर के बाद हमें रीजनली और इंटरनेशनली भी नज़र आई, बट जो डिमांड कर्टेलमेंट थी उसको किसी ना किसी तरीके से हमें रोकना था। अगर हम सिर्फ इक्विटी इंडाइसेस की हम बात करें तो दुनिया भर की इक्विटी इंडाइसेस आप देखें अक्टूबर में पीक हो गई हैं, और वो पहले से सेंस करना शुरू हो गए थे कि हम एक ओवर हीटेड इकोनॉमी के अंदर हम एंटर हो गए और वहाँ पे एक ज़रूरत थी कि हम टाइटनिंग स्टार्ट करें। एंड रीसेंट जो अगर फेड के चेयरमैन की स्टेटमेंट आप देखें तो उन्होंने कहा कि हमने उतनी ही टाइटनिंग की है जितनी हमें ज़रूरत है, बिकॉज हम अननेसेसरीली डिमांड को कर्टेल नहीं करना चाहते। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पैराडाइम शिफ्ट, यस, बट कोविड के बाद एक रीसेंट हमने एक रैली देखी थी दुनिया भर की मार्केट्स के अंदर, और उसके अंदर इमीडिएट बेसिस के ऊपर मेच्योरिटी थी और वो मेच्योरिटी हमें नजर आई। ओके। सो इस सब सिचुएशन को और ये जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, जिसको एक मैं चैलेंजिंग इन्वायरमेंट कह सकता हूँ पाकिस्तानी मईशत के लिए, इसमें वेयर डू यू लुक एट दी पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट? क्या नक्शा आपको उभरता नज़र आ रहा है? देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सानी भाई। स्पेशली अगर हम बात करें कि 2022 करंट ईयर की, तो 2022 एक चैलेंजिंग ईयर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया भर की मार्केट्स जो है वो इस साल नेगेटिव रिटर्न ही पोस्ट कर रही हैं। अगर हम सिर्फ अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका की तीनों इंडाइसेस जो है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस, आपका S&P 500, नेस्डैक, ये सब तकरीबन 6 से लेके 18% तक डिक्लाइन कर गए हैं। बाय द वे नेस्डैक जो है इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स
राइट नाउ, जो 18% के करीब करीब कैलेंडर ईयर टू डेट डिक्लाइन कर गया है। तो सिमिलरली आपकी जो बाकी मार्केट्स हैं, सिवाय एक सिंगापुरियन मार्केट्स के जिसने ईयर टू डेट 6% का रिटर्न दिया, दुनिया भर की मार्केट्स जो हैं वो इस साल 2022 में करेक्शन के अंदर हैं और वो करेक्शन दे रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान इज़ नॉट अ डिफरेंट स्टोरी। पाकिस्तान के अंदर भी हमने इस साल यही देखा कि लगभग केसी 100 इंडेक्स में 3.8% की करेक्शन हुई है ईयर टू डेट, जबकि दुनिया की और मार्केट्स हमने देखी है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुई। अब पाकिस्तान के अंदर जो एक अगर हम एक जनरल आउटलुक देख लें इंडेक्स का, तो अगर आप ये स्क्रीन देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि KC 100 इंडेक्स ने जो पीक आउट हुई लास्ट ईयर 48,000 के करीब करीब, उसके बाद से मार्केट जो है वो नए हाइज की तरफ नहीं गई, राइट और कंटिन्यूसली जो है वो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चली गई है, और वो करेक्शंस जो है वो हमें नजर आ रही है मार्केट्स के अंदर। राइट अगर हम इस ट्रेंड का जायजा लें तो हमें नजर आ रहा है कि जो हाई हमने देखा था जून 2021 में ओके 48,900 के करीब करीब, राइट उसके बाद मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेशन की है, नए हाइज नहीं लगाए, और ऑलमोस्ट जो लो है मार्केट का यही है जहां पे आजकल बाजार चल रही है 42,600 से 42,500। मीन्स कि 6,000 पॉइंट में तकरीबन हम पिछले कोई 10 महीने से 6,000 पॉइंट की रेंज के अंदर KC 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो एंड ऑब्वियसली दिस इज इन लाइन विद द इंटरनेशनल मेल्टडाउन, कि दुनिया भर की मार्केट्स में भी हमने देखा कि तकरीबन 3% से लेकर 18% तक की करेक्शन हुई है ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, और राइट हमारी मार्केट्स के अंदर भी इस दौरान कंसोलिडेशन और ईयर टू डेट एक नेगेटिव रिटर्न नजर आया। नाज़रीन, it's time for a short break. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाजरीन। सो आपको लगता यही है कि यही सिचुएशन आगे भी जारी रहेगी, या आप सब्सक्राइब करते हैं इन व्यूज़ को कि ये 40,000 का लेवल ब्रेक करके 3-4 हज़ार पॉइंट और भी नीचे जा सकती है बाजार? सनी भाई, यहाँ पे मार्केट जो है जिस तरह मैं इस चार्ट के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा मार्केट की परफॉर्मेंस को, अगर राइट आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो मार्केट इस सपोर्ट लाइन पे कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो जाती है, ओके और ये एक अपवर्ड रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 46,600 के करीब करीब है, और जब भी मार्केट इस लाइन के करीब आती है मार्केट फिर रेजिस्टेंस लेती है, सप्लाई आती है और मार्केट दोबारा से नीचे आ जाती है। अच्छा, राइट नाउ एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर बाजार है, और अगर आप इसको जस्ट प्राइस मूवमेंट और प्राइस एक्शंस के ऊपर कंसिडर करें तो हमें ये नज़र आता है कि बाजार को इन एनी केस 42,000 का लेवल होल्ड करना चाहिए, ओके बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है, और हमने माजी में भी देखा कि जब जब बाजार इस लेवल पे आती है बाजार में नए बायर्स आ जाते हैं और वो बाइंग करना शुरू कर देते हैं। राइट जी हाँ, अगर बाजार 42,000 का लेवल किसी भी वजह से डिले इन IMF निगोशिएशन या XYZ कोई भी फैक्टर होता है जिसकी वजह से बाजार डिले जाती है और अनसर्टेनिटी इसी तरह से प्रोलॉन्ग करती है, तो शायद बाजार ये जो पिछले एक साल से होल्ड करके बैठी है 42,000 का लेवल, वो क्रॉस कर सकती है, और वो फिर थोड़ा सा एक खतरनाक साइन हो सकता है हमारी स्टॉक मार्केट के लिए। तो मेरी तो गुजारिश है तमाम सुनने वालों से और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे कि खुदारा मार्केट के लिए जल्द से जल्द जो भी एक्शन लेना है जल्दी लें, क्लैरिटी मार्केट को प्रोवाइड करें। मार्केट की पेशेंस जो है वो अपने इंतहा पे पहुंचने वाली है, तो वो कंसोलिडेशन से आपको नजर भी आ रहा है कि मार्केट एक थिक कंसोलिडेशन के अंदर इस वक्त फंसी हुई है। मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में यहाँ से आगे जाए, और वो आपको चार्ट्स के अंदर नजर आ रहा है कि 42,600 और 46,000 के बीच में मार्केट वेट कर रही है। तो अगर तो हमारे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है IMF के फ्रंट से या किसी मल्टीलेटरल एजेंसीज की तरफ से
या हमारी फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से कोई सपोर्ट आ जाती है, तो हमें मार्केट में रिस्पाइट मिल जाएगी या हमें पॉलिटिकल साइड पे कोई क्लैरिटी आ जाती है। अदरवाइज सानी भाई, आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट फिर इसी रेंज के अंदर ट्रेड करती रहेगी। ओके, अच्छा देखिए, वी वर टॉकिंग अबाउट द फूड इन्फ्लेशन। देयर आर कपल ऑफ सेक्टर्स जिसके बारे में लोगों का व्यू है कि वो इससे शायद बेनिफिट कर सकते हैं, कुछ को इश्यूज भी हो सकते हैं, बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन द व्यूज़ ऑफ द एनालिस्ट कि बैंक्स जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिसी रेट जो कि 14% से ऊपर रहने जा रहा है। ENP के लिए एक सोच है कि वो बेनिफिशियरी हो सकता है। फूड सेक्टर जो है वो यस एंड नो, विद कपल ऑफ यस एंड नोज, बिकॉज पाम ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से बातचीत नहीं की जिसका डायरेक्ट वास्ता आपके फूड आइटम से है। सो व्हेन यू लुक एट द सेक्टोरल लेवल, ये बैंक, ENP, फूड, how do you look at these sector down the road 6 to 8 months? Technically, how do you Uh, look? very interesting question. The equities in general, they perform like poorly in a high and a rising inflationary environment. But within this inflationary environment, there are certain sectors Done. जहाँ पे हमें benefit होता है और हमें नज़र आता है कि हायर कमोडिटी प्राइसेस, हायर एनर्जी प्राइसेस उन कंपनीज के डायरेक्टली टॉप लाइन पे कंट्रीब्यूट करती हैं, और फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑपरेशनली अपने आप को अच्छी तरह से कर्टेल कर लेते हैं इस इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारे पास आती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सिर्फ एक फूड सेक्टर का एक एनालिसिस कर लें KC 100 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो पिछले कोई 12 महीने के अंदर फूड सेक्टर ने ऑन एन एवरेज 21% के करीब करीब का जो है वो ग्रोथ दिखाई है। Okay. और ये जो ग्रोथ है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी ट्रांसफर हो रही है, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा, इसमें सानी भाई देखने की ज़रूरत ये है कि अगर हमें इन्फ्लेशन आगे नज़र आ रहा है, तो हमें देखना ये होगा कि ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जिसका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उनको पॉजिटिवली मिल सकता है या उनको नेगेटिवली मिल सकता है। बिकॉज इन्फ्लेशन का एक जो दूसरा एंगल होता है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट होता है, और वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। Right. तो ऑब्वियसली हमें इसका दोनों एंगल कंसिडर करने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पे जैसे आपने फाइनेंशियल सेक्टर की बात की, तो फाइनेंशियल सेक्टर, यू आर राइट के हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में इनकी अर्निंग जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। राइट, मैं चाहूँगा कि स्पेसिफिक टू मेटको एंड यूनिटी इसका अगर कोई ग्राफ हो तो थोड़ा सा लोगों की रहनुमाई फरमाए। हाउ डू यू लुक एट दीज टू स्टॉक्स? जी जी, अगर हम फूड के अंदर ही अगर हम बात कर लें, सिर्फ हम मेडको की बात कर लेते हैं, तो अ, ये चार्ट मेरे पास, इसका मैं इसको लगा लेता हूँ आपके लिए। तो सानी भाई, अगर आप देख सकें इस चार्ट को, तो ये मेडको फूड लिमिटेड का एक लॉन्ग टर्म चार्ट है। राइट। और इस लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 19 नवंबर को इस चार्ट ने कोई 18 रुपए का रेट टच किया, और उसके बाद अगस्त के अंदर ये शेयर 47 रुपीस तक भी गया, 48.75 का हाई टू बी एग्जैक्ट इसमें लगा है। राइट। तो इस पूरी सिचुएशन में हमने मेडको फूड के अंदर एक अच्छी प्राइस मूवमेंट देखी है, और उसके बाद हमने एक डिक्लाइन इसमें ऑब्जर्व किया। टेक्निकली अगर हम बात करें, तो टेक्निकली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें इसके अंदर नज़र आता है, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर तो ब्रेक होता है अपनी सपोर्ट लाइन से, तो शायद हमें कोई मज़ीद प्राइस के अंदर हमें डिक्लाइन नज़र आए मेडको फूड के अंदर। अदरवाइज हमने देखा है कि इसका लेवल तकरीबन 25 रुपए से लेके 26 रुपए के बीच में इस शेयर ने माजी में बहुत दफ़ा सपोर्ट ली है और डिमांड क्रिएट की है। तो राइट नाउ वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग, जैसा कि KC 100 इंडेक्स एंड पे वेयर हमने डू यू कहा सी कि द रेजिस्टेंस? the resistance would be somewhere around 35 to 36 rupees. So in between अगर मार्केट ये रहता है, तो कोई खातिर ख्वाह कोई डायरेक्शन इसकी बनेगी नहीं मेडको ओके। फूड की। तो वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग। अगर तो 25 रुपीस का रेट लोअर साइड के ऊपर इसका ब्रेक हो जाता है, तो मजीद हमें प्राइस के अंदर प्रेशर नज़र आ सकता है। और अगर तो ये 35 रुपीज़ ऑन द हायर साइड ब्रेक करती है प्राइस मूवमेंट, तो फिर हमें ये पुराने बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर होता हुआ नजर आएगा।
Okay, and how about Unity? अच्छा, यूनिटी की भी अगर हम बात करें तो यूनिटी ने भी कोई बहुत डिफरेंट स्टोरी पोर्ट्रे नहीं की हुई है। यूनिटी की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमने जो माजी में भी देखा, वो तकरीबन लगभग 20 रुपए के करीब करीब है। और अगर राइट नाउ भी अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रहा होगा कि 20 रुपए के करीब करीब आके इसके अंदर सपोर्ट आ जाती है। तो Right. यूनिटी फूड जो है, अगर तो यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करता है और किसी भी वजह से 20 रुपए का, जो कि एक अच्छा इसका डिमांड जोन है, वो ब्रेक करता है, तो हमें लगता है कि 15 रुपए के करीब करीब ये शेयर दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड 35 से 40 रुपीज़ का जो बैरियर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे हमें कॉन्टीन्यूसली एक सप्लाई नज़र आई है इस शेयर के अंदर। तो ऑब्वियसली ऑन द हायर साइड 35 टू 36 रुपीज़ सप्लाई साइड पे हमें नज़र आती है, एंड ऑन द लोअर साइड राइट नाउ ये बिल्कुल अपने लोज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मजीद किसी वजह से मार्केट में प्रेशर आता है तो शायद ये शेयर आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाए। ओके ओके ग्रेट। सो आखिर में मैं चाहूँगा कि इफ़ यू गॉट टू गिव एन एडवाइस टू अ कॉमन इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि वो किस तरह की बातों का ख्याल रखें, क्या करें, व्हाट इन योर ओपिनियन आर द डूज एंड डोंट्स of the time when we are going through a forward inflation and a commodity pricing super cycle? देखिए, इससे इसमें मैं एक एक रिटेल इन्वेस्टर को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है ना, आप एक राइजिंग, हमें तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त हैं किस सिचुएशन में। Right, हम एक राइजिंग इन्फ्लेशन सिचुएशन में है, और दुनिया भर में एक फूड साइकिल के अंदर इंचअप आया हुआ है, प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में भी बढ़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। right, हमें इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। और स्टॉक्स, आपको पता है कि अगर स्टॉक्स इन्फ्लेशन है तो कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आप सेफली प्ले कर सकते हैं। आई थिंक इस वक्त भी मार्केट्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 16-16, 17-17% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। right, तो अगर तो आप को ये नज़र नहीं आ रहा कि हमें कैपिटल गेन इस वक्त नहीं मिलेगा या मिलेगा, तो वैल्यू अट्रैक्शन को छोड़ दें, आप डिविडेंड यील्ड जो है उसके ऊपर आप चले जाएं। और कुछ फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं, कुछ एनर्जी की कंपनी है, जहां पे हमें 18 से लेके 15% तक, कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं जिसके अंदर 15% तक का डिविडेंड यील्ड हमें मिल रहा है। तो हमें तो ये देखना होगा कि इस सिनेरियो में, जहाँ पे राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, जहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है, अब वहाँ पे कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिसको फायदा होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज हैं कि जी, यूरिया बिकना ही बिकना है, right. और कमोडिटी प्राइसेस अगर बढ़ती है तो यूरिया की प्राइसेस में इजाफा होगा, उनकी टॉप लाइन बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी, और उनका एक कंसिस्टेंट पे आउट रिकॉर्ड भी है। Right. तो फर्टिलाइजर में, विद इन फर्टिलाइजर आप देख लें 18% की डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज मौजूद हैं, उधर आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी जगह पे ना जाएं जहां पे आपको लग रहा है कि शायद जो सिक्लिकल हेडविंड्स हैं गोइंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ने की वजह से वहां पे आगे प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो उसमें फॉर द टाइमिंग अपने आप को जो है ना सेफ रखें, सिक्योर रखें, और डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर, अगर तो इक्विटी मार्केट के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिक्योर स्टॉक्स के अंदर ही अपना एक्सपोजर मेंटेन रखें। ओके ग्रेट ग्रेट। ब्रदर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे एहतशाम, ही हैपन्स टू बी अ टेक्निकल एनालिस्ट। हमने प्रोग्राम के दरमियान डिस्कस किया कि फ़ूड इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस में वो कौन से हिस्सेस हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इम्पेक्ट हो सकते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। बैंकिंग सेक्टर के बारे में ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि ये डायरेक्ट बेनिफिशरी होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द करंट इन्फ्लेशनरी पोजीशन एंड सिचुएशन एंड द चैलेंजेस, शरह सूद जो है वो गवर्नमेंट 14 से 15% के आसपास रखने जा रही है। PIBs लॉन्ग टर्म शायद 16% पे हुकूमत जो है वो पेपर्स इशू कर दे। सो 4 से 6 महीने जो है ये सिचुएशन सस्टेन करने जा रही है, और बैंक जो है वो इसके डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे। ENP हैपन्स टू बी अनदर सेक्टर विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट। फूड सेक्टर में इन डिटेल ही एक्सप्लेन द चार्ट्स मेटको और यूनिटी फूड्स के, और जिसमें बताया कि कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर सप्लाई आ जाती है, कौन से लेवल हैं कि जो अगर टच हो जाएं तो फिर आपको कंसिडर करना चाहिए। एंड ही ऑल्सो
expressed his opinion regarding the defensive stocks, और जब प्राइसिंग इतनी कम हुई हुई हो स्टॉक्स की तो आपको देखना चाहिए कि कौन से डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं कि जो 17-18% दे रहे हैं, और वो काफ़ी प्राइसेस, बिकॉज पाकिस्तान में जनरली बिकॉज ऑफ लिवरेज ओवर प्राइसिंग रहती है, सो बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज करेक्शन, अगर आपको कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है और उसकी डिविडेंड यील्ड 15% से ज़्यादा की है, तो दैट इज़ द आइडियल टाइम दैट यू शुड लुक एट दोज स्टॉक्स। और ये नंबर्स जो हैं बहुत ईजीली गूगल पे भी अवेलेबल हैं, मुझसे कहें आई कैन सेंड यू अ लिस्ट कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड 15% से ज़्यादा की है, जिनकी प्राइसिंग इनफैक्ट 30 रुपये उससे कम भी है। सो यू कैन पिकअप दोज स्टॉक्स और उनके ऊपर लॉन्ग टर्म रिलाई कर सकते हैं। बाय लॉन्ग टर्म आई मीन कम से कम 2 साल का अरसा, और उससे पहले अगर थोड़े से भी हालात बेहतर होते हैं तो आपको कैपिटल गेन तो इमीडिएटली मिल ही सकता है। सो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं ड्यूटीज़ और लेवीज़ के ऊपर इंपोर्ट्स को बैन करने से मुतालिक, इसका मईशत पे क्या असर पड़ने जा रहे हैं। एंड वी वुड वांट कि हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगी हो और वो जस्टिफिकेशंस दें इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स के, अगर ये गवर्नमेंट सस्टेन करती है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।